हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि विज्ञान की जो क्लासेस है उससे संबंधित है। और ये विज्ञान की एक तरीके से पहली क्लास आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि आज से मैं टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे करवाऊंगा और डेली भी अगर एक करवा दूंगा तो 10 से 15 दिन में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका साइंस का पोर्शन। उसके बाद इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस पहले करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर टॉपिक वाइज चीज़ें एक बार अच्छे से पढ़ ली हो और उसके बाद क्वेश्चन करते हैं तो आसानी से यहाँ पर चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आज का जो टॉपिक होगा वो है रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्रों तक प्रक्रिया। ठीक है, और ये आप लोग देख लीजिए जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है उसमें देखिए दूसरे नंबर पे पूरा यही है, रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्रों तक प्रक्रिया। ठीक है, ये पीडीएफ मैंने बनवाई है, मतलब इसको मतलब तैयार करवाया है काफ़ी अच्छे तरीके से पूरा मैटर दे के, और कोशिश की है कि इसमें एक भी क्वेश्चन आपका अगर इस पॉइंट से आए, मतलब यहाँ से रेसे से संबंधित आए, तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत ना हो। ठीक है, तो कोशिश पूरी यही की गई है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि मैं ये जो करवा रहा हूँ इसको आप लोग एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल में लीजिए। ठीक है, बाकी आप लोग जो चैप्टर मैं पढ़ाता चल रहा हूँ वो आप लोग अपने आप से भी, जो बुक्स हैं आपकी 2 बुक्स हैं तो दोनों बुक से वो चैप्टर जरूर पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि बाई चांस कोई क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन यहाँ पे रह जाता है तो आप लोगों की तैयारी वहाँ यहाँ से छूटे तो वहाँ पे कंप्लीट हो जाए। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि काफ़ी चैनल्स ये कह देते हैं कि सब मैं और बाद में गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से मतलब अलग ना हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे और भी कार्य देखने होते हैं, लेकिन आप लोगों के कहने पर मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्रों तक जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही रखी गई हैं, जो प्रश्न जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरीके से। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए रेशों से वस्त्रों तक है, ये है पूरा। एक बार मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि कुछ लोग हैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रस्तावना जैसी बनाई जाती है तो उनको लगता है कि बहुत इजी है। देखिए बाद में इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी पीछे होती हैं, क्योंकि एक लाइन से चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो रेशम कीट का जीवन चक्र पहले मैं आपको दिखा दूं, रेशम का संसाधन, ठीक है, संश्लेषित तंतु, प्राकृतिक तंतु, सभी चीज़ें, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, इन सभी के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, और लास्ट में जो प्लास्टिक होती हैं उनके बारे में भी थोड़ा बता दिया गया, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इससे भी पूछ लिया जाता है बहुलक से। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मो प्लास्टिक, ये सारी चीज़ों के बारे में एक पेज इसका भी हमने लगा दिया है इसमें। ठीक है, जिससे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, और इसके बाद अगर आपके मन में कोई भी सवाल रह जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए लिखा है तागा। ठीक है, तागा शब्द आप लोग ध्यान रखिए, ये एनसीईआरटी में तागा ही लिखा है। ठीक है, धागे की जगह पर, धागे की जगह पे क्या लिखा है एनसीईआरटी में, तागा। तो जिनसे मैंने ये लिखने के लिए जिसको दिया था, मैंने मैटर दे दिया था कि इस तरीके लिख के दे दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि अन्य भी कार्य देखने होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ पे तागा रख दिया है। ठीक है, तो मैंने सोचा था आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दूंगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तागों को एक साथ व्यवस्थित करके वस्त्र बनाया जाता है। जो इजी चीज़ें हैं उनको सिर्फ पढ़ देंगे, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे मैं बोल दूंगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले, हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग इसको पॉज करके कॉपी और पेन उठाइए और टॉपिक डालिए रेशों से वस्त्रों तक, क्योंकि ये 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी। जहाँ पर आपको आता हो उसको स्किप करके आगे से आप लोग देख सकते हैं, लेकिन जो चीज़ नहीं आती है उसको तुरंत नोट करें। ऊपर टॉपिक का नाम लिखा हो और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको नोट करते चलिए। 10 से 15 मिनट में आप एक तरीके से एक आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगर उसको आप बुक से भी, अपनी पास जो आपके पास बुक्स हैं उनसे अगर आप लोग पढ़ेंगे और कोई भी एक दो चीज़ें अगर छूट रही होंगी तो उसी में आप ऐड कर देंगे, तो आपका पूरा पूरा लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग पढ़िए, कॉपी पेन जरूर लेके बैठिए। ठीक, अब देखिए, तागे जिन अत्यधिक पतली लड़ियों से मिलकर बने होते हैं उन्हें तंतु कहते हैं। ठीक है, यह 2 प्रकार के होते हैं। तंतु देखिए कितने प्रकार के होते हैं, 2। प्राकृतिक तंतु जो पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ये क्या होते हैं, प्राकृतिक। पादप तंतु कौन से होते हैं, रुई और जूट, ये पौधों से प्राप्त होते हैं, रुई तथा जूट या पटसन कह सकते हो। जांतव तंतु या जंतु तंतु, ये कौन से होते हैं, ऊन, देखिए ऊन है, ये जंतु तंतु है। ये किससे प्राप्त होता है, भेड़, बकरी, खरगोश, याक, ऊंट आदि से। और रेशम आपको पता है रेशम की कीट से प्राप्त होता है। ठीक है, कुछ पादप तंतु प्राप्त करने का तरीका। अब रुई को प्राप्त करने का तरीका देखिए, रुई कहाँ से, रुई कपास तंतुओं से बनती है। कपास की फसल काली मिट्टी तथा उष्ण जलवायु में उगाई जाती है। ये भी क्वेश्चन इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कपास के लिए सर्वाधिक कैसी जलवायु चाहिए होती है, तो उष्ण जलवायु चाहिए होती है। कौन सी मिट्टी इसके लिए उपजाऊ होती है, तो काली मिट्टी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कपास का उत्पादन, कपास का 60% उत्पादन कहाँ होता है, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ये भी इस टाइप से भी क्वेश्चन आते रहते हैं कि कपास का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है। ठीक है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और
ठीक है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, इन 3 जगह होता है। कपास ओटना किसे कहते हैं? कपास ओटना किसे कहते हैं? कपास के पादपों से प्राप्त फल कपास गोलक हस्तचयन द्वारा प्राप्त करके उसके बीजों को कंकतन की सहायता से अलग कर लिया जाता है, यह कपास का ओटना कहलाता है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा बहुत इजी है, इसके आगे चीज़ें आगे आएंगी। वस्त्रों की बनाने की जो विधियां हैं यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जूट पटसन देख ले, पटसन तंतु, कोई भी चीज़ आप छोड़िए मत, छोटी छोटी देखिए, क्योंकि छोटा सा एक क्वेश्चन आ जाएगा और आपने नहीं पढ़ा होगा तो वो आपका गलत हो सकता है। ठीक है, पटसन तंतु क्या है? पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है, इसकी खेती वर्षा ऋतु में होती है। तो पटसन जो जूट है उसकी खेती किस ऋतु में होती है? तो ये होती है वर्षा ऋतु में। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लोग समझ लीजिए। जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में होता है। जूट का सर्वाधिक जो उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। ठीक है, तो ये तो लगभग एक ही तरफ। ठीक है, वस्त्रों को बनाने की विधियाँ, अब विधि देखिए। पहले तो कताई देखिए, कताई क्या होता है? रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। सूती तागे की कताई के लिए रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं, जिससे रेशे पास पास आ जाते हैं। कताई के लिए उपयुक्त युक्ति क्या होती है? हस्त हस्त तकुआ या तकली आपने देखा होगा, और चरखा, ये कताई के लिए उपयुक्त युक्तियां हैं। ठीक है, बुनाई क्या होती है? तागों के दो दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कहलाती है। तो बुनाई क्या कहलाती है? कि जो तागों के 2 सेट बना लो और आपस में उनको व्यवस्थित कर दो। ठीक है, तो उस तरीके से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बुनाई कहलाती है। उपकरण क्या होता है? करघा। ठीक है, नोट में है फ्लैक्स। फ्लैक्स क्या होता है? पादपों से प्राप्त प्राप्त प्राकृतिक तंतु है। तो फ्लैक्स अगर क्वेश्चन में आए, फ्लैक्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि फ्लैक्स किस प्रकार का तंतु है? तो ये प्राकृतिक तंतु है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। तो फ्लैक्स की खेती कहाँ की जाती थी? नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में की जाती है। ठीक है, मिस्र में। ठीक, कुछ जानवर रेशे प्राप्त करने के तरीके। अब देखिए कुछ जानवर रेशे, तो सबसे पहले ऊन का देख लीजिए। ऊन भेड़, बकरी, याक, ऊंट और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है, तो काफ़ी इजी है। ठीक है, फिर वर्णात्मक प्रजनन क्या होता है? ये होता है उन्नत किस्म की भेड़ें प्राप्त करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में विशेष रूप के जनक जिसके बाल मुलायम हो लिए जाते हैं, जिसके बाल मुलायम हो उनको लिया जाता है, जिससे संतानें भी मुलायम बाल वाली पैदा हों। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? वर्णात्मक प्रजनन। ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन इससे बन सकता है, वर्णात्मक प्रजनन क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझने की जरूरत है। प्रमुख ऊन प्रदान करने वाले जंतु देखिए, तिब्बत एवं लद्दाख में क्या है? प्रभु ऊन सबसे ज़्यादा कहाँ से? याक से ऊन प्राप्त की जाती है। कहाँ याक से ऊन कहाँ से प्राप्त की जाती है? तिब्बत और लद्दाख में। ठीक है, ये इनके प्रमुख स्थान है। स्थान आपको जरूर आने चाहिए। जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त अंगोरा ऊन होती है। ठीक है, ये आपने सीटेट की तैयारी की होगी तो ये आपको पढ़ने को मिला होगा। दक्षिणी अमेरिका लामा और एल्पेका से ऊन प्राप्त की जाती है। कश्मीरी बकरियों से प्राप्त बेहतरीन ऊन, जिसमें बेहतरीन शाल पश्मीना बनाई जाती है। पश्मीना शॉल कहाँ की है? कश्मीर की। कहाँ? कश्मीरी बकरियों से प्राप्त की जाती है। ऊंट के शरीर के बालों का ऊन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है उनको आप लोग लिख लीजिए। रेशों को ऊन में संसाधित करना। अब देखिए जो प्रक्रिया है, ठीक है, प्रक्रिया देखिए पूरी बनाने की। ठीक है, अब देखिए धागा कैसे बनाया जाता है, उसको यहाँ से पूरी प्रक्रिया है, यहाँ पे लिखा है रेशों को ऊन में संसाधित करना, मतलब धागा किस तरीके से, पूरी प्रक्रिया यहाँ पे बताई गई है किस तरीके से बनता है। तो एक एक चीज करके देख लेते हैं। कटाई क्या होती है? इसमें सर्वप्रथम भेड़ के बालों को त्वचा की परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। मतलब जो कटाई की जाती है, भेड़ के बालों को उसकी त्वचा के साथ उतार लिया जाता है, पूरी त्वचा के साथ उसको उतार लिया जाता है। इसको क्या कहते हैं? कटाई। फिर होता है अभिमार्जन। अभिमार्जन में क्या होता है? इस विधि में त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, ताकि उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। तो इसको क्या कहते हैं? अभिमार्जन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन, एक एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो समझ पा रहा होगा वो इसको समझ रहा होगा। ठीक है, तो अभिमार्जन क्या हो गया? कि जो त्वचा सहित जो पूरा मतलब मटेरियल है, बाल आल है, वो सारे टंकियों में अच्छी तरीके धो दिए जाते हैं, जिससे उसकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। फिर तीसरे चरण में क्या होता है? फिर अभिमार्जन के बाद क्या होता है? रोएदार बालों को कारखानों में भेजकर उन्हें छांटा या पृथक किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है। जो रोएदार बाल होते हैं उनको अलग किया जाता है। ठीक है, फिर चौथा चरण क्या होता है? अब बालों को सुखाकर उनमें से बर छांट लिया जाता है। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। ठीक है, फिर से अभिमार्जन किया जाता है और उनको सुखा लिया। अभिमार्जन में क्या किया गया था?
उसको अच्छी तरीके से धोया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर चरण 3 के बाद फिर से उसको मतलब बर छाटने के बाद उसको फिर से अभिमार्जन किया जाता है और सुखा लिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार धागे के रूप में ऊन प्राप्त हो जाती है। फिर चौथा पांचवा चरण है, भेड़ एवं बकरी से प्राप्त ऊन सामान्यतः काली अथवा सफ़ेद होती हैं, इसलिए उनकी विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, ठीक है। तो काली और सफ़ेद होती है, लेकिन ऊन को कई कलर में करना है तो उसको रंगाई होती है। और फिर लास्ट में रीलिंग होती है। रीलिंग तो आपको पता ही है, इनमें रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उससे धागा बनाया जाता है। तो रीलिंग, तो ये पूरी आपकी प्रक्रिया हो गई धागा बनाने की, ठीक है। धागा बनाने की पूरी प्रक्रिया हो गई यहाँ तक। अब देखिए रेशम, रेशम से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। रेशम में देखिए, रेशम सिल्क के रेशे भी जानतव रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पाला जाता है, जिसे रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहते हैं। तो रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, ठीक है। और मछली पालन को पिसीकल्चर। इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है। तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। रेशम कीट का जीवन चक्र देख लीजिए। अब जीवन चक्र भी जरूरी है, थोड़ा सा देख लीजिए। मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है, जिनसे लार्वा या कैटरपिलर निकलते हैं, रेशम कीट कहलाते हैं। कैटरपिलर क्या कहलाते हैं? रेशम कीट। रेशम कीट सहतूतों के पत्तों को खाते हैं और आकार में वृद्धि कर अपने इर्द गिर्द जाल जैसा बुन लेते हैं। यह अवस्था प्यूपा कोशित कहलाती है, प्यूपा या कोशित कहलाती है। कीट के आगे का विकास इसी के अंदर होता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। क्या कहलाता है? कोकून। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है। कीट के पूर्ण विकसित होने से पहले ही कोकून गर्म पानी में डालकर रेशम का धागा तंतु प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, रेशम का यह मृदु धागा स्टील के तार जितना मजबूत होता है। अब यहाँ पे ये चीज आप लोग समझिए, ठीक है। रेशम का यह मृदु धागा कैसा होता है? स्टील के तार जितना मजबूत होता है। रेशम के धागे का गठन, चिकनाहट, चमक आदि भिन्न होने का कारण उनकी अनेक किस्म है, जैसे टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम। अगर ये पूछा जाए टसर, मूंगा और कोसा क्या है, तो ये क्या है? रेशम की किस्में हैं अलग अलग, ठीक है। रेशम की किस्में हैं अलग अलग। उसके बाद सहतूत रेशम कीट सबसे सामान्य रेशम कीट है। जो सहतूत से रेशम कीट प्राप्त होता है वो सबसे सामान्य रेशम कीट होता है। रेशम कीट पालन भारत में बहुत प्रचलित व्यवसाय है, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसमें सबसे ज़्यादा तो यही है कि टसर, मूंगा और कोसा क्या है, तो ये है रेशम की एक उन्नत किस्में, ठीक है। अब रेशम का संसाधन देख लेते हैं, ठीक है। रेशम की रीलिंग सबसे पहले उपयोगी कोकून में से रेशे निकालने के बाद उनमें धागों के बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाता है। फिर रेशम फाइबरों की कताई द्वारा रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। बुनकरों द्वारा इन्हीं धागों से वस्त्र बनाए जाते हैं। रेशम उत्पादन के क्षेत्र में चीन प्रथम स्थान पर है। रेशम उत्पादन में चीन क्या है? प्रथम स्थान पर है। व्यवसायिक संकट, ऊन उद्योग हमारे देश के लोगों के जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, परंतु इन उद्योगों में कार्य करने वाले कारीगर सोल्टर्स नामक घातक रक्त रोग के शिकार हो जाते हैं, जो एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा फैलता है, ठीक है। तो देखिए, परंतु इन ऐसे उद्योगों में जो कार्य करते हैं, जैसे रेशम कीट पालन या इन सब से संबंधित जो है, उसमें काम करने वाले लोगों को क्या कौन सा रोग हो जाता है? सोर्टस नामक रोग हो जाता है, जो रक्त रोग है, ठीक है, सोर्टस। और इसमें कौन सा जीवाणु द्वारा फैलता है? एंथ्रेक्स। ये क्वेश्चन यहाँ पे, दो क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। अब देखिए संश्लेषित रेश तंतु देख लेते हैं। प्राकृतिक तंतु हम लोग प्राकृतिक रेश से देख चुके हैं, अब संश्लेषित तंतु देख लेते हैं। रासायनिक पदार्थों से बने मानव निर्मित तंतुओं को संश्लेषित तंतु कहते हैं, जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। इससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, सब में लगभग पूछे जाते हैं। फिर देखिए बहुलक। बहुलक में रासायनिक पदार्थों की छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाती हैं, इससे बहुलक कहलाती हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है, जो कि सोलुलोज है। क्या है? कपास क्या है? बहुलक है, ठीक है। अब देखिए संश्लेषित रेशों के प्रकार, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। सबसे पहले रेयान को देख लेते हैं, फिर नायलॉन, फिर एक्रिलिक, इसी तरीके सारे देखेंगे। रेयान को देख लेते हैं। रेयान रेयान में क्या है? रेशम के समान गुणों वाला रेशा कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। उपचार से दो बार हो गया, ठीक है, प्राप्त किया गया। यह रेशा रेयान अथवा कृत्रिम रेशम कहलाता है। रेयान क्या होता है? कृत्रिम रेशम। यह रेशम से सस्ता होता है। रेयान को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाई जाती हैं तथा ऊन के साथ मिलाकर कालीन बनाई जाती है, ठीक है। तो रेयान को अगर कपास के साथ मिलाएंगे तो क्या बनाते हैं? बिस्तर की चादरें। और अगर ऊन के साथ मिलाएंगे तो क्या बनाई जाती है? कालीन, ठीक है। रेयान का हो गया। जो चीज़ ना समझ में आ रही है उसको लिखते जाइए, ठीक है, जो आपको नहीं आती। अब नायलॉन का देख लीजिए। नायलॉन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा है? नायलॉन।
क्योंकि इसे कोयले, जल और वायु से निर्मित किया जाता है। नायलॉन किससे निर्मित किया जाता है? कोयले, जल और वायु से निर्मित किया जाता है। यह रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है। यह चमकीला और धुलने में सुगम होता है, अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित है। नायलॉन रेशों की प्रबलता के कारण इसका प्रयोग पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बनाने के लिए किया जाता है। तो पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? नायलॉन का। इसका उपयोग अन्य कई वस्तुओं जैसे जुराबें, रस्से, तंबू, दांत साफ करने वाला ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि बनाने में नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। ठीक है, नायलॉन का तार जो होता है वो इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। अब देखिए पॉलिस्टर और एक्रिलिक का देख लेते हैं। इसमें देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिएस्टर वास्तव में एक रसायन एस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। पॉलिएस्टर के रेशे से बने कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं। यह सरलतापूर्वक धुल जाता है। पॉलिएस्टर और एक्रिलिक के बारे में देखिए। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है, इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है। टेरिलीन के बारे में हो गया। अब पेट का देख लीजिए, पॉलीएथिलीन टरथेलेट। ठीक है, पेट इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, एक बहुत सुपरिचित पॉलिएस्टर है। इसका प्रयोग क्या होता है? बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत सी उपयोगी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। अब देखिए पॉलिएस्टर से बने कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं। ठीक है, टेरिकॉट जो होता है वो पॉलिएस्टर होता है, ये आप लोग समझ लीजिए। पॉलीकॉट कैसे बनता है? पॉलीकॉट पॉलिएस्टर प्लस कपास होता है। पॉलीवूल पॉलिएस्टर प्लस ऊन होता है, पॉलीवूल। ठीक है, आसानी से आपको ये तो समझ में आ ही सकता है। पॉलीवूल, पॉली प्लस ऊन, पॉलीवूल यहाँ पे कर दिया इन्होंने। ऊन को इंग्लिश में वूल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलीवूल ये हो गया। अब एक्रिलिक का देख लीजिए। ऊन जैसे दिखाई देने वाले संश्लेषित रेशे एक्रिलिक कहलाते हैं। ठीक है, ऊन जैसे दिखाई देने वाले संश्लेषित रेशे एक्रिलिक कहलाते हैं। इससे बनी वस्तुएं सस्ती एवं टिकाऊ होती हैं तथा यह विविध रंगों में उपलब्ध होती है। फिर अगला पॉइंट है, संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यह इनका एक हानिकारक गुण है। संश्लेषित रेशे क्या है? गर्म कर दो तो ये पिघल जाते हैं। अतः हमें प्रयोगशाला तथा रसोई घर में काम करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे आग लगने के भी चांस रहते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ये पिघल जाते हैं। ठीक, अब नीचे लिखा है, सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। गुणधर्म इनका लिखा है, संश्लेषित रेशे शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में सुविधाजनक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संश्लेषित रेशे और प्राकृतिक रेशे दोनों हो गए। अब प्लास्टिक के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक, इन सबसे एक ही पेज है इसमें, बस इतना और देख लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। प्लास्टिकों को आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, इनका पुनः चक्रण हो सकता है, इन्हें रंगा तथा पिघलाया जा सकता है तथा बेलकर चादरों के रूप में बदला जा सकता है। इनकी तारें भी बनाई जा सकती है। सामान्यतः प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पॉलीथीन, पॉली प्लस एथीन। ठीक है, तो इनको देख, उदाहरण के लिए दो प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने शायद यहाँ पे भूल गई लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, देखिए जो इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं। थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक और मेलामाइन, इनके गुण देख लेते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्मोसेटिंग क्या होते हैं? जो प्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और सफलतापूर्वक मुड़ जाता है। इसका उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों को बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। उदाहरण क्या है? पॉलीथीन और पीवीसी। ये क्या हो गए? पॉलीथीन और पीवीसी क्या हुए? ये हो गए थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, पॉलीथीन और पीवीसी ये हो गए थर्मोप्लास्टिक। इसके बाद देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक देख लेते हैं। कुछ ऐसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें उष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। उदाहरण बेकेलाइट और मेलामाइन। ये क्या हो गए? ये थर्मोसेटिंग हो गए। थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है? इनको मोड़ भी सकते हो, इनको दोबारा फिर से इनका मतलब गर्म करके आसानी से विकृत भी किया जा सकता है। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, इसमें एक बार सांचे में डाल दिया गया, फिर इन्हें उष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। उदाहरण क्या है? बेकेलाइट और मेलामाइन। अब बेकेलाइट देख लीजिए। यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। ठीक है, तो बिजली के जो स्विच हैं वो काहे से बनते हैं? बेकेलाइट से। और विभिन्न बर्तनों के जो हिस्से, वो हत्थे होते हैं, ठीक है, जो पकड़ने के लिए, वो भी बेकेलाइट से ही बनते हैं। अब मेलामाइन देख लीजिए।
मेलामाइन यह बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लाया जाता है जो आग का प्रतिरोध करते हैं। तो मेलामाइन का प्रयोग फर्श की टाइलें जो बनती हैं उसमें प्रयोग होता है, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लाया जाता है मेलामाइन। ठीक है। अब प्लास्टिक के गुण देख लीजिए। प्लास्टिक जल एवं वायु से अभिक्रिया नहीं करता है। प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है। प्लास्टिक विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं लेकिन फिर भी देख लीजिए। प्लास्टिक का प्रयोग दवा की गोलियों को पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु धागे, जो घावों को सीने के लिए जो धागे होते हैं उसमें भी प्लास्टिक का धागा, ठीक है, धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने तथा चिकित्सकीय यंत्र में होता है। और लास्ट में ये टेफ्लॉन का देख लेते हैं, बस इतना ही है। टेफ्लॉन क्या है? यह एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिसका प्रयोग नॉन स्टिक पैन एवं कढ़ाई में होता है। ठीक है, नॉन स्टिक जो पैन होता है उसमें टेफ्लॉन का प्रयोग होता है एवं कढ़ाई में होता है। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो अग्निरोधक है। ठीक है, ये तो टेफ्लॉन का हो गया। अब मेलामाइन प्लास्टिक है वो जो लोग आग बुझाने वाले कर्मचारी दमकल वाले होते हैं उनकी जो परिधान होते हैं उसमें मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है क्योंकि ये आग की अवरोधक होती है, अग्निरोधक होती है। प्लास्टिक के नुकसान देखिए। क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, अतः यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। प्लास्टिक के पदार्थों को जलाने पर यह लंबा समय लेते तथा भारी मात्रा में विषैली गैस, धुआं उत्सर्जित करते हैं। प्लास्टिक की इस अवस्था को 5R सिद्धांत से तथा कम प्रयोग और पुनः चक्र द्वारा दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। पहला चैप्टर था, आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो कल जो है वो हम लोग कोशिश करेंगे अम्ल, क्षार और लवण वाला, ठीक, उसको करवाने की। बिल्कुल जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे करवाया जाएगा। ठीक है, मैथ्स की क्लास के बारे में कुछ लोग पूछेंगे तो मैथ्स की क्लास आज शाम को मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा और कल से आपको मैथ्स भी स्टार्ट हो जाएगी। और सोशल साइंस के जो टॉप 50 क्वेश्चंस मैंने कहे थे स्टार्ट कर दूंगा, वो भी कल से ही स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसका मटेरियल आज ही मैं तैयार कर लूँगा और कल से ही स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको कैसा लगा? अगर कोई भी चीज़ डाउट लगी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो आप लोगों ने देखी है तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। जो भी चीज़ आपको लगे कि इसमें कमी है तो वो आप लोग बताइएगा, जो भी चीज़ हो, या आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।